विजेंद्र। जी कविता, नमस्कार। विजेंद्र, वेरी गुड इवनिंग। तो विजेंद्र, एक क्वेश्चन आपने पूछा था, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ इस समय। जो प्रश्न आपने मेरे सामने रखा था, और उस बात को पूरा समझिएगा आप ठीक से कि वो क्या था। और आज आपको ये बात भी बड़ा आश्चर्य लगेगा इस बात को भी कि किस प्रकार से विजेंद्र आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है इस प्रकार की फेसबुक की नॉलेज देकर। इस सारी बात को बहुत अच्छे से, मेरी बात को समझने का प्रयास करना जो मैं अब आपको कहने जा रहा हूं। उसके बाद फिर अपन अपने इस चैप्टर को आरंभ करेंगे। तो यदि विजेंद्र अपन जो क्वेश्चन आपके द्वारा रखा गया था, यदि मैं उसको आगे लेकर चलूं। जी धर्मेंद्र, नमस्कार। आप सभी लोगों को मैं एक फैक्ट बतला रहा हूँ, जिस समय सोशल मीडिया पे काफी, तो मुझे नहीं पता चर्चा में रहा नहीं रहा, लेकिन हकीकत क्या है और आप लोग किस प्रकार से दिग्भ्रमित होते हैं, देखिएगा। एक कालीबंगा को लेकर एक फैक्ट को सर्कुलेट किया गया। सर्कुलेट ये किया गया कि साहब, कालीबंगा से टोटल सात नहीं, पास में एक अग्नि वेदिका और मिली है, तो कुल हमें 8 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कुल साहब हमें 8 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, कुल 8। यही बात है विजेंद्र। विजेंद्र, यही बात है ना कि हमने पारंपरिक तौर पर 7 पढ़ी है, लेकिन साहब पड़ोस में पास के चबूतरे पर एक अग्नि वेदिका और मिली है, तो टोटल हमारे पास 8 हो गई। अब विजेंद्र, आप एक चीज देखिएगा, ये टीचिंग का कितना हल्का स्तर है, बिना एनालिसिस के, बिना रिसर्च के सामने आना और इस प्रकार से भ्रमित करना। आप नोटिस करिएगा, जो नोट्स मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता में प्रोवाइड करवाए हैं कालीबंगा के, उसमें साफ लिखा हुआ है कि पश्चिमी टीले में, यदि आपने ढंग से पढ़ा हो, पश्चिमी टीले में एक मकान के बाहर, एक मकान के बाहर एक चबूतरे पर एक पंक्ति में, कल क्या है मैं आपको बतलाना भूल गया था, एक पंक्ति में कुल 7 अग्निवेदिकाएं आपको प्राप्त हुई। सुमित्रा, नमस्कार। 7 अग्निवेदिकाएं आपको प्राप्त हुई हैं। अब विजेंद्र, आप एक बात को गौर से समझना, मैं दोबारा आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि कितना ये एक तरह का भद्दा मजाक है आप लोगों के सामने। नोटिस करिएगा, मैंने नोट्स में कहीं पर भी ये नहीं लिखा, ध्यान रखना, कहीं पर भी ये नहीं लिखा मैंने कि मात्र कुल 7 अग्निवेदिकाएं ही प्राप्त हुई हैं। मैंने ये लिखा है कि पश्चिमी दुर्ग के अंदर घरों से भी आपको अग्नि वेदिकाएं मिली। पहली बात तो ये फैक्ट सरासर गलत है, बकवास है। और एक एक मेरे को क्योंकि टीचर्स के नाम लेना पसंद नहीं है अपनी क्लासेस में, तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। राम और सुमित्रा तो बेहतर समझ सकती है। वो जो सज्जन लिखते हैं, भैया पहली बात तो ये कि टोटल 8 नहीं मिली हैं, घरों के अंदर से भी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। एक बात, अग्नि वेदिकाएं, मुद्दा सिर्फ इतना सा है जो आपने लिखा है, और वो उस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि एक मकान के बाहर एक चबूतरे पर कुल 7 अग्निवेदिकाएं एक पंक्ति में प्राप्त हुई हैं। तो ये तो फैक्ट है। अपन ने भी ये लिखा है कि सिर्फ एक चबूतरे पर एक पंक्ति में 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। चबूतरों पर सार्वजनिक जो फायर आल्टर्स या अग्निवेदिकाएं हैं, वो और भी प्राप्त हुई हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, घरों के अंदर से भी प्राप्त हुई है। तो यदि मैं उस आर्टिकल की बात करूं, तो जो ये कहा जा रहा है कि जी टोटल 8 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, फायर आल्टर्स अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, ये बड़ी बचकानी सी बात है, ये बड़ा ही हल्का स्तर है टीचिंग का, यदि कोई कॉलेज लेवल का प्रोफेसर इस प्रकार की बात करता है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, 7 अग्निवेदिकाएं एक पंक्ति में प्राप्त हुई हैं,
उस चबूतरे पर चढ़ने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। एक जल कुंड का भी हमें साक्ष्य प्राप्त होता है, और उन अग्नि वेदिकाओं के अंदर से आपको यूप स्तंभ भी प्राप्त होते हैं, एक बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि गौ नजाति वंश के हमें अस्थियां भी प्राप्त होती हैं। सॉरी। तो यदि आप इन तमाम बातों को ठीक से देखोगे तो आप मेरी बात समझ जाओगे। अब बताइए विजेंद्र कि आपको वो तथ्य समझ में ठीक से आया है या नहीं आया है, विजेंद्र? जी, चलिएगा। और इस तरह के फैक्ट विजेंद्र मेरे सामने तो बहुत सारे आते हैं। आप लोगों ने नोट्स देखकर भी आइडिया लगा लिया होगा कि कितने भरमार है नोट्स या फैक्ट्स का। लेकिन मैं हर मैटर को जब तक खुद कंफर्म ना कर लूं अपनी कसौटी पर, तब तक मैं आप लोगों के सामने कभी नहीं रखता हूं। अपने राष्ट्रीय आंदोलन की बात चल रही थी, और आज मैं आपके सामने राष्ट्रवाद का उदय, ये जो अध्याय है ये पूरा कर दूंगा। और आने वाली दो दो क्लासेस के अंदर कांग्रेस की स्थापना, याद रखना, कांग्रेस की स्थापना वाला जो अध्याय है इसे भी पूरा कर दूंगा। तो मैं समझता हूं कि इस सप्ताह में आपके ये कांग्रेस वाला मैटर मेरे हिसाब से लगभग ही आपके सामने पूरा हो जाना है। तो पहली बात तो जो हमारे सामने आती है कि राष्ट्रवाद का उदय, क्योंकि मैंने इन दोनों अध्याय को मिलाकर आपके सामने एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। इस चित्र को देखकर भी आप आइडिया लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का चित्र लगाना इसलिए उचित नहीं समझा, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत क्लियर कर दूं कि यदि आप लोगों में किसी को लगता है कि एम के गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई, तो बहुत बड़ी आप लोगों की भूल है। आपको लगता है कि जेएल नेहरू ने इस देश को आजादी दिलाई, तो आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली का बयान आपके सामने मैं रखूंगा इसी क्लास के अंदर। पहली बात तो ये बयान उनका है, एक बात। और उन हालातों पर चर्चा करेंगे हम कि क्यों, किसने इस देश को आजादी दिलाई। तो फिलहाल मैं एम के गांधी या जेएल नेहरू के नाम पर सेहरा नहीं बांध सकता हूं, इसलिए मैंने तमाम उन परिचित और क्या कहना चाहिए जाने अनजाने के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके रूप में मैंने इस सिंबल को लिया है। और हमारा उन तमाम शहादतों, संघर्षों, हाँ, एक काम करना। अच्छा अच्छा, विजेंद्र एक काम करना, हो सकता है कि मुझसे ही गलती हुई हो सकता है। एक काम करना विजेंद्र की जो क्वेश्चन है ना, अ, आप जो भी हो, या तो मुझे इस क्लास के बाद रिंग कर लेना विजेंद्र, या फिर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर गोला करके मुझे डाल देना, तो मैं पढ़कर और सही कर दूंगा। मैं समझ रहा हूँ कि किस क्वेश्चन पर आप बात कर रहे हो, मैं एक बार और देख लूंगा। राइट, राइट। लेकिन आप एक बार मुझे हो सके तो फोन कर देना, दोबारा पेपर खोल के बतला देना कि मुझे सर इन इन क्वेश्चंस में डाउट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लियर कर दूँ। हो सकता है कि पेपर बनाते वक्त मुझसे खुद से ही गलती हुई हो, और ये संभावना पूरी तौर पर रह जाती है, तो भी मैं चेक कर लूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पर सिंबल के रूप में आपके सामने किसी भी नेता का नहीं रखा है। वैसे भी आप लोगों के सिलेबस के अंदर राष्ट्रीय नेताओं का एक अलग से चैप्टर है फर्स्ट पेपर में। तो हम चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे सरदार पटेल जी हों, चाहे तिलक जी हों, इन सबके हम फिर अलग अलग विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं कल की क्लास को याद रखिएगा आगे लेकर चल रहा हूं। कल जितना आपने मुझसे पढ़ लिया था इसी क्लास को मैं इसके और आगे क्लास को निकाल रहा हूं। सो आ जाइए। कल हमने यहाँ तक की बात को बहुत अच्छे से देख लिया था और समझ लिया था। आपने देखा था कि किन हालातों में, आप लोगों ने देखा था कि एक प्रतिक्रियावादी जो गवर्नर जनरल था वो आया था, जिसका नाम आपको प्राप्त होता है लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी उसकी वजह से इस राष्ट्र के अंदर
वो पृष्ठभूमि, वो माहौल तैयार हुआ जिसके पृष्ठभूमि पर राष्ट्रवाद का धीरे धीरे प्रस्फुटन होना चालू हुआ और इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि हमें राजनीतिक संस्थाओं का स्थापना करनी चाहिए और इन राजनीतिक संस्थाओं के प्लेटफॉर्म से, इन राजनीतिक संस्थाओं के मंच से इस राष्ट्र की आजादी के लिए हमें और प्रयास करने चाहिए। इस बारे में भी आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जिसको आप एओ ह्यूम बोलते हैं। आप सबने निश्चित तौर पर एओ ह्यूम का नाम सुना होगा। एओ ह्यूम का मतलब है एलन ऑक्टेन ह्यूम। याद रखिएगा, एलन ऑक्टेन ह्यूम 1857 के गदर के दौरान इटावा का जिलाधिकारी था। इटावा का, यूपी के अंदर इटावा का कलेक्टर था या जिलाधिकारी था। और जब इस पर गुर्जर जाति के क्रांतिकारियों के द्वारा इस पर हमला किया गया, बड़ी मुश्किल से ये स्त्रियों का वेश धारण करके, औरतों के कपड़े पहनकर इसने जान बचाकर अपने आप को, अपनी रक्षा करने का प्रयास किया था। और इस क्रांति के पश्चात जब इसने रिजाइन कर दिया, इसने क्या कहना चाहिए, त्याग पत्र दे दिया, तो व्यक्तिगत तौर पर इस व्यक्ति ने यह महसूस किया था कि ये शासन इसलिए हुआ है क्योंकि शासक एवं शासितों के मध्य, शासक एवं शासितों के मध्य एक गहरी चौड़ी खाई है, एक गहरी चौड़ी खाई है। और जब तक हम इस खाई को नहीं पाट देंगे, जब तक हम इस खाई को नहीं पाट देंगे, जब तक हम इस खाई को दूर नहीं कर लेंगे, नहीं भर देंगे, तब तक इस प्रकार के विद्रोहों से आपको दो चार हाथ और करने पड़ेंगे। इसका मतलब एलन ऑक्टेन ह्यूम जो एक ब्रिटिश प्रशासक था, उसने खुद ने ब्रिटिश सरकार को ये बड़े आरंभिक काल से सुझाव देना आरंभ किया 1857 के बाद से। और स्पेशली जब गवर्नर जनरल बनकर हमारे सामने कौन आता है, याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 88 तक, जिसके काल के अंदर इस कांग्रेस की स्थापना भारतीय यूनियन संघ के रूप में हुई थी, इंडियन यूनियन फेडरेशन के रूप में हुई थी। उसके काल में जब इसकी स्थापना होती है तो ये बात याद रखिएगा कि इसने शुरुआत से ये माहौल बनाना आरंभ कर दिया था, एलन ऑक्टेन ह्यूम ने, कि हमें ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थित राजकीय फाइनेंस, मतलब अनुदानित राजकीय समर्थन वाली एक ऐसी सरकारी संस्था का गठन करना चाहिए जिसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो। निश्चित तौर पर ये इस संस्था में कोई भी सरकारी प्रतिनिधि ना हो, ये गैर सरकारी भारतीय लोगों का, उन नेताओं का जिनका जनमानस पर बेहद गहरा प्रभाव है, असर है, उनकी संस्था हो। और उस संस्था के माध्यम से हमें भारतीय जनता के मध्य में जो असंतोष पनप रहा है, वो तमाम असंतोष जो आगे जाकर 1857 के गदर के कारण बने, उनकी हमें जानकारी मिलनी चाहिए ताकि समय रहते हम इस प्रकार के गदर या विद्रोह या क्रांति से ब्रिटिश हुकूमत को दोबारा को बचा सकें। तो एलन ऑक्टेन ह्यूम ने बहुत लंबे अरसे से इस सरकार से ये उम्मीद करना आरंभ कर दिया था कि कुछ भी हो जाए, हमें एक इस प्रकार की संस्था का गठन करना चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को फिर इस प्रकार की एक अखिल भारतीय स्तर की राजनीतिक संस्था का गठन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बॉम्बे के अंदर हुआ था, जिसको आप शुरुआती दौर में क्या कहते हैं, भारतीय संघ यानी कि इंडियन यूनियन फेडरेशन बोलते हैं, जिसको 1886 में राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से बोला गया। लेकिन एलन ऑक्टेन ह्यूम के सुझाव पर लॉर्ड डफरिन नामक गवर्नर जनरल के काल में कांग्रेस की जो स्थापना हुई, उसके बहुत पहले से ही 57 की क्रांति के पश्चात से पूरे भारत में अलग अलग दौर में, अलग अलग क्षेत्र में, प्रदेशों में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। और वो इसीलिए किया गया था ताकि ताकि ये संस्थाएं राजभक्त बनी रहें और भारतीय जनता को लगे कि हमारे अपने लोग हमारे अधिकारों की बात सरकार के सामने रख रहे हैं।
तो दोनों ही पक्षों का यहाँ पर अपना अपना एक मत था, अपना अपना एक स्वार्थ था। आज हमें उन तमाम राजनीतिक संस्थाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करनी है, और इन्हीं राजनीतिक संस्थाओं की चर्चा के बाद फिर ये जो पहला अध्याय है आपका राष्ट्रवाद का उदय, ये आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल मुझे आप सब लोग एक बात पर कंफर्म करिए हैंड रेज करके, जितना मैंने अभी तक बोला क्या वो आप सभी लोगों को, तमाम लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है? जी, राम, विजेंद्र, कविता, धर्मेंद्र, बोलिएगा। जितना मैंने अभी तक ये लेक्चर दिया आपको, धर्मेंद्र, राइट। पहली जो संस्था आपके सामने आती है, अब बड़े ध्यान पूर्वक चलना क्योंकि बड़ा टिपिकल सा मैटर आरंभ होने जा रहा है, और संपूर्ण भारतीय इतिहास का सबसे स्कोरिंग जो पोर्शन है वो अब आरंभ मैंने कर दिया है। तो बेहद महत्वपूर्ण सा एक पोर्शन है। बंग भाषा प्रकाशक सभा, याद रखना ये ब्रह्म समाज के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थापित संस्था थी। इस संस्था की स्थापना, बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में सरकारी नीतियों की समीक्षा हेतु और सरकार को सुझाव देने के लिए किया गया था। इसके बाद लेकिन ये राजनीतिक संस्था नहीं थी, याद रखना ये गैर राजनीतिक संस्था थी। जो बंग भाषा संस्था थी, लेकिन भारत की जो प्रथम राजनीतिक संस्था आपके सामने स्थापित होती है, इसे कहा गया है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, या इसे जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता बंगाल के अंदर होती है। याद रखिएगा, तो जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जुलाई 1838 में भूमिपति सभा के नाम से होती है, और यह भी याद रखिएगा कि ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, इसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में इस संस्था की स्थापना की थी, और इसके जो सदस्य थे उनमें कुछ विदेशी लोग भी थे, जैसे कि थियोडर डिकेंस, विलियम कॉब हारी, विलियम थियोबॉल्ड एंड जी ए प्रिंसेप जैसे सदस्य भी इस संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये संस्था जो जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल institution of India which was established by देवेंद्रनाथ टैगोर इन 1838। ये कहना चाहिए जमीन के जो जमींदार लोग थे उनके द्वारा बनाया गया संस्था थी, और ये ब्रिटिश राजभक्त संस्था थी, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था बोला गया है। और ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि एडम्स के द्वारा जो लंदन में स्थापित संस्था थी, उससे ये सहयोग, अपना सहयोग लिया करता था। इसके बाद 1839 में कलकत्ता के अंदर ही एक और संस्था का गठन होता है, पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जिसको यूनाइटेड इंडिया एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्देश्य ये था कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है, जिसके द्वारा ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब किसी भी प्रकार का व्यापारिक कार्य नहीं करेगी, और वो शुद्ध रूप में एक राजनीतिक संस्था के रूप में ही कार्य करेगी, याद रखना। तो 1833 के चार्टर एक्ट को लागू करवाने का जो जिम्मेदारी थी वो पैट्रियोटिक एसोसिएशन की थी, और इसका एक उद्देश्य और था, भारतवासियों को एक राष्ट्र सिद्ध करना। हमने कल की चर्चा में इस बात को देखा था कि जो ब्रिटिश हुक्मरान थे वो किसी भी सूरत में भारत को एक राष्ट्र मानने को तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि ये मात्र एक भौगोलिक खंड मात्र है। 1839 में इंग्लैंड में एक संस्था बनती है, 1839 में ही ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के नाम से, जिसके संस्थापक हैं विलियम एडम, जिससे आप लोग जानते हो कि सहयोग कौन सी संस्था लिया करती थी 1838 में, जो पूर्व में जो संस्था बन चुकी है, जिसका नाम है आपके सामने क्या कहना चाहिए इस चीज को, क्या है, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी। अब ये मत समझिएगा साहब
कि वो तो 1838 में स्थापित हुई और ये 1839 में स्थापित हुई। तो याद रखना कि जो जमींदारी एसोसिएशन है ये 1839 तक आते आते समाप्त नहीं हो गई थी। 1838 में बनी है, तो बाद के कालों में जब इसकी स्थापना होगी 1839 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की, तब से वो सहयोग लेना आरंभ किया। इसी प्रकार की एक संस्था आपके सामने 1843 में कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा स्थापित की जाती है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब इनमें मैं बहुत क्लियर कर दूं, सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था अब तक है, अब तक जो आपके सामने आ रही है, याद याद रखिएगा, लिखते चले जाइएगा, वो है लैंड होल्डर सोसाइटी। ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था है अब तक की, जितना मैंने आप लोगों को बोला। इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोग जानकारी रखिएगा, अक्सर प्रश्न आते हैं। बाकी जितनी इंपॉर्टेंट होगी साथ के साथ में लिखता चला, आपके सामने नोट करता चला जाऊंगा। यद्यपि जब मैं आपको माइक्रो नोट्स दूंगा तो उसके अंदर तो वही तमाम चीजें होंगी जो मेरे हिसाब से प्रश्न बनने की संभावना जहां से आपके सामने आती है। इसी प्रकार का याद रखना, एक और संस्था बेहद महत्वपूर्ण आती है लैंड होल्डर्स सोसाइटी के बाद। 1851 28 अक्टूबर को एक संस्था का गठन होता है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसको भारतवर्षीय सभा भी कहा गया है। इसकी स्थापना कलकत्ता में दो राजनीतिक संस्थाओं को मिलाकर होती है। एक तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी, याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1838 में की गई थी, और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1843 में की गई थी। तो 28 अक्टूबर 1851 को, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी को इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर जो संस्था बनाई गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसके संस्थापक थे राधाकांत देव और राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा। ये बात भी याद रखना, इस संस्था के जो प्रथम सदस्य थे वो थे कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बैरिस्टर मनमोहन घोष। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बने, इसके एक सदस्य जो थे वो कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम वकील मनमोहन घोष साहब थे। इसके प्रयासों से ही 1853 के चार्टर एक्ट का नवीनीकरण हुआ था, और छठा सदस्य लॉर्ड मैकाले के रूप में लॉर्ड मैकॉले के रूप में स्थापित किया गया था, या वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में छठे सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। इस बारे में आपको जानकारी है, और हमने जब संवैधानिक विकास पढ़ा था तब काफी विस्तार से इन बातों पर हमने चर्चा कर ली थी। इस जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इसकी कुछ संस्थाएं और हमारे सामने आती हैं। 1 फरवरी 1852 को दक्कन एसोसिएशन की स्थापना पूना में होती है, और मद्रास ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1852 में मद्रास के अंदर होती है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1852 को आपके सामने होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये जो संस्थाएं, ये मेरे हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा। एक संस्था और है जो आपके सामने आती है, लंदन इंडियन कमेटी इन 1862। लंदन में इसकी स्थापना होती है। ये भी मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो दूसरी संस्था आपके सामने आती है एक समान नाम की, लंदन इंडियन सोसाइटी, इट वाज लंदन इंडियन कमेटी इन 1862, बट 1865 में जो संस्था बनती है लंदन इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या भारत के ग्लैडस्टोन, या भारत की आशा, भारत के वयोवृद्ध नेता, भारतीय राजनीति के पितामह दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1865 में लंदन में की गई थी, ताकि भारतीय जनता के असंतोष और समस्याओं को ब्रिटिशर्स के सामने रखकर वहां पर एक जनमत तैयार किया जा सके। तो 1865 में इसकी स्थापना होती है। इसी प्रकार का एक और संस्था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है 1 दिसंबर 1866 को, और इसके अंदर जो लंदन इंडिया सोसाइटी थी, याद रखिएगा, वो विलय हो जाती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में। तो यदि मैं इस संस्था की तुलना में बात करूं तो भी मैं अब इससे फिर इंपॉर्टेंट नहीं मानूंगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो संस्था आपके सामने आती है लैंड होल्डर सोसाइटी के पश्चात, वो है आपके सामने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और अब है जो लंदन में स्थापित की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। याद रखिएगा। तो अभी आपने एक देखी थी
लैंड होल्डर सोसाइटी, यहां पर देखिएगा लैंड होल्डर सोसाइटी जिसकी स्थापना 1838 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। इसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को संस्था लगती है वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन 1851। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 की और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना जो 1843 में हुई, इन्हें 51 में मिलाकर संयुक्त करके जो संस्था बोला गया वो था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या भारतवर्षीय सभा। इसके बाद जो संस्था बेहद इंपॉर्टेंट हमारे सामने आती है वो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1866 को लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। ये बात भी याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी की इस संस्था ने इल्बर्ट बिल का विरोध किया था 1883 में। इल्बर्ट बिल आपको मालूम है जिसकी स्थापना जो लागू किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और इल्बर्ट बिल क्या था कि भारतीय न्यायाधीश, आप सब लोगों को मालूम है भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं। यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं। इसके विरोध में आपको मालूम है ब्रिटिश जो लॉर्ड रिपन था, इसके ऊपर काफी जानलेवा हमले तक भी होने की स्थिति आ गई थी। और इल्बर्ट बिल के विरोध में जो जो याद रखना जो मूवमेंट चलाया गया था वो था व्हाइट विद्रोह या व्हाइट मूवमेंट। और फिर आगे जाकर 1884 में लॉर्ड रिपन को अंग्रेजों के विरोध के चलते इल्बर्ट बिल में क्या कहना चाहिए संशोधन करना पड़ा था। तो इल्बर्ट बिल जो भारतीय हितों का हितैषी था, उसका विरोध दादा भाई नौरोजी की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने 1 दिसंबर 1866 को जो लंदन में स्थापित हुई ने किया। और इल्बर्ट बिल का विरोध करके दादा भाई नौरोजी ने जो अपनी एक राजनीति के पितामह की जो छवि थी वो धूल धूसरित करी और अपनी अदूरदर्शिता का परिचय भारत के सामने रखा। एक और संस्था आपके सामने आती है जो 1867 में है, पूना एसोसिएशन। 2 अप्रैल 1870 को एक और बेहद इंपॉर्टेंट संस्था आपके सामने आती है, पूना सार्वजनिक सभा, जिससे आगे जाके जुड़ते हैं महादेव गोविंद रानाडे। याद रखना ये भी चित्त पावन ब्राह्मण थे, इस बात को याद रखिएगा। यह भी चित्त पावन ब्राह्मण थे, महादेव गोविंद रानाडे। और आपको मालूम होगा कि MG रानाडे, रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के जो शिष्य थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक शिष्य थे वो कौन थे, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये पूरी एक राजनीतिक मतलब गुरु शिष्य परंपरा आपके सामने आती है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को की गई। और ये बात भी आपके समझने वाली बात है कि महादेव गोविंद रानाडे इसके आगे जाकर प्रमुख सदस्य बनते हैं। ये पहली संस्था थी जिसने कहा कि ब्रिटिश संसद में भारत को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। ये बात भी याद रखिएगा कि इस संस्था ने भी अपना राजभक्त होने का दायित्व पूरा किया। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि तमाम जितनी संस्थाएं बनी वो आरंभिक दौर में राजभक्त ही थी। तो 1876 में 1876 में जब लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल था, उसके दरबार में उसके काल में दिल्ली दरबार की स्थापना की गई थी महारानी विक्टोरिया के द्वारा, जो केसर ए हिंद की उपाधि धारण की गई थी उसके उपलक्ष्य में। तो आप सोचिएगा कि इस संस्था ने पूना सार्वजनिक सभा ने महारानी विक्टोरिया को अभिनंदन पत्र भेजा था। मतलब ये नरम दलीय नेताओं की जो स्थिति है वो इतनी बुरी स्थिति इन्होंने कर ली थी, इनको लगा था कि मात्र भीख मांगना ही वो अंतिम रास्ता है जिसके द्वारा हमें स्वराज या स्वशासन प्राप्त हो सकता है। जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया इसी हेतु 1 जनवरी 1877 को, याद रखना इस तारीख को याद रखना काफी महत्वपूर्ण है, 1 जनवरी 1877 को 77 को, तब भी
इस संस्था ने पूर्ण सार्वजनिक सभा ने सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया था कि आइए और आप लोग भाग लीजिएगा। निश्चित तौर पर इसको राजद्रोही या देशद्रोही संस्था ही बोलोगे, मैं तो इसको गद्दारों की संस्था बोलूंगा, जिन लोगों में इतनी सी समझ ना हो कि अंग्रेज भारत के हितैषी थे या विरोधी थे। शिशिर घोष के द्वारा 1875 में एक संस्था की स्थापना की जाती है, इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की जाती है एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बात भी याद रखिएगा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो अखिल भारतीय स्तर की राजनीतिक संस्था थी, जिसको आप कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी कह सकते हैं, कांग्रेस की पूर्वगामी राजनीतिक संस्था भी हम इसे पुकार सकते हैं। आप इसे कांग्रेस से पहले की, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की, मैं लिख देता हूं आपके सामने यहां पर, से पहले की ये अखिल भारतीय स्तर की अखिल भारतीय स्तर की राजनीतिक संस्था थी। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्हें सरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल का बेताज बादशाह भी कहा गया है, एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा ये स्थापना किया गया था। आनंद मोहन बोस को भारतीय रैंगलर भी कहा जाता है, याद रखना। इंडियन रैंगलर या भारतीय रैंगलर भी कहा गया है आनंद मोहन बोस को। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी को किया गया था। ये पहली संस्था थी जिसने कहा कि जो 21 वर्ष की आयु थी परीक्षा देने की, आईसीएस की, इंडियन सिविल सर्विसेज की, उसे घटाकर जो 19 वर्ष कर दिया गया, इसके विरोध में, ब्रिटिश सरकार के इस फैसले के विरोध में जिस संस्था ने राष्ट्रव्यापी विरोधी आंदोलन छेड़ा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा, वो संस्था हमारे सामने कौन सी आती है? इंडियन एसोसिएशन। इट वाज द फर्स्ट ऑल इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। कांग्रेस की स्थापना से पहले की जो अखिल भारतीय स्तर की जो राजनीतिक संस्था थी, वो थी इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा 26 जुलाई 1876 ईस्वी को किया गया था। ये बात भी याद रखिएगा कि बाद में इस संस्था ने, इंडियन एसोसिएशन ने, एक बंगाली वकील लाल मोहन घोष को इस ज्ञापन पत्र के साथ, इस मांग पत्र के साथ लंदन भेजा कि आप जाइए और इस परीक्षा की, आईसीएस परीक्षा की उम्र को पुनः 19 से बढ़ाकर 21 करने के लिए ज्ञापन सौंपिए ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड लॉर्ड्स हाउस को। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आता है। और जैसा कि मैंने कहा आपके सामने कि इस संस्था की तरफ से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने राष्ट्रव्यापी भ्रमण करके एक माहौल तैयार किया था। इंडियन एसोसिएशन का वार्षिक चंदा मात्र 5 रुपए था, जबकि इंडियन एसोसिएशन का वार्षिक चंदा 50 रुपए था। चूंकि मैंने कहा कि ये कांग्रेस की स्थापना से पहले अखिल भारतीय स्तर की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। पहली बार इसने आईसीएस परीक्षा में सुधारों के लिए मांग करी, राजनीतिक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया और कहा कि 21 वर्ष 19 वर्ष की अपेक्षित 21 वर्ष की न्यूनतम आयु पुनः करिए 19 वर्ष को हटाकर। इसके 2 सम्मेलन हुए, जो कि इंडियन एसोसिएशन के 2 कॉन्फ्रेंस या 2 सम्मेलन हुए, जिन्हें हम नेशनल कॉन्फ्रेंस या राष्ट्रीय सम्मेलन भी कहते हैं। पहला सम्मेलन कलकत्ता में 28 से 30 दिसंबर 1883 को होता है, याद रखना, जिसके बारे में डब्ल्यू.एस. ब्लंट ने बाद में चर्चा करी थी कि ये नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय संसद की दिशा में पहला
कदम था। इसके अंदर नेपाल के राजदूत हेनरी कॉटन और अफगानिस्तान के आमिर अली भी, याद रखिएगा, शामिल थे। कांग्रेस की स्थापना से पहले सभी राष्ट्रीय नेशनल लीडर्स को, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को एक मंच पर लाने और संयुक्त अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने का ये पहला कदम था, जिसको हम इंडियन एसोसिएशन विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इन 1876। इसने जो कई सारे निर्णय लिए वो आप लोग देख सकते हैं। और दिसंबर 1885 में इसका कलकत्ता के अंदर ही ठीक उसी समय पर दूसरा अधिवेशन हुआ, जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना WC बनर्जी की अध्यक्षता में 72 प्रतिनिधियों के साथ कहां पर हो रही थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बॉम्बे में। एंड कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, फाउंडर ऑफ कांग्रेस वाज एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के बारे में चर्चा मैंने अभी आपके सामने करी है। क्योंकि इंडियन एसोसिएशन ने राष्ट्रीय जन जागरण में विशेष योगदान दिया। जैसा कि मैंने कहा कि आईसीएस परीक्षा में सुधार के लिए पहली बार किसी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, किसी ने राष्ट्रीय नेताओं को मंच मुहैया करवाया, तो वो संस्था सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन थी। इसके बाद जो संस्था हमारे सामने आती है वो मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना मद्रास में जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, पी राघवाचारी द्वारा 16 मई 1884 को होती है। बहुत इंपॉर्टेंट मुझे संस्था नहीं लगती है। हाँ, ये संस्था इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो ये संस्था, ये थोड़ी सा मुझे महत्वपूर्ण सा लगता है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1885 को फिरोज शाह मेहता जी ने, महाराष्ट्र का बेताज बादशाह भी, महाराष्ट्र का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। भारत का बेताज बादशाह तिलक को, बंगाल का बेताज बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, एवं फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का बेताज बादशाह, महाराष्ट्र का या बॉम्बे का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। कैटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में मालूम है आपको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। याद रखिएगा कौन हमारे सामने आते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। कंफर्म करिएगा यहाँ तक कि तमाम जो संस्थाएं थी मैंने पूरी कर दी है। आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है? विजेंद्र, धर्मेंद्र, कविता, सुमित्रा एंड राम। राम, कविता, धर्मेंद्र, विजेंद्र जी। सुमित्रा बीच में एब्सेंट हो गई थी, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं तमाम नेताओं की उपाधियां आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद कुछ प्रमुख कथन आपके सामने रखूंगा, और आज आपका राष्ट्रवाद का जो उदय है वो चैप्टर पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमने बहुत अच्छी स्पीड पकड़ रखी है। 2 या 3 क्लासेस में एक चैप्टर अपना पूरा हो रहा है। नोट्स आपको लगातार नॉन स्टॉप मिल रहे हैं, अब सिर्फ पढ़ना बाकी है। और मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, ये नोट्स इस तरह के कि इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। देखिएगा साहब, भारत का ग्लेड स्टोन दादा भाई नौरोजी को बोला गया है। मिस्टर नैरो मेजोरिटी दादा भाई नौरोजी को बोला गया है। भारत में राजनीतिक आंदोलन के जनक राजा राम मोहन राय को बोला गया है। ब्रिटिश अधिकारियों के सम्मुख देशवासियों की समस्याओं को प्रस्तुत करने वाला राजा राम मोहन राय को बोला गया है। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को बोला गया है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि आप जानते हैं अकबर द्वितीय नामक मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया। भविष्य का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को बोला गया है। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु राजा राम मोहन राय को बोला गया है। तमाम चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रणेता राजा राम मोहन राय को बोला गया है। न्यायमूर्ति, भारत का सुकरात, द ग्रैंड ओल्ड ओ ओ ओ ओ ओ ओ न्यायमूर्ति एवं महाराष्ट्र का सुकरात।
न्यायमूर्ति एवं भारत का सुकरात जो है वो महादेव गोविंद रानाडे को बोला गया है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भारत का ग्लेडस्टोन, फादर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, याद रखना इन्हें बोला गया है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को बोला गया तीनों उपाधियां। भारतीय राजनीति का पितामह, दी प्रोमिसेस ऑफ इंडिया, भारत की आशा, ब्लैक मेल एवं अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ये सब ये सारे नाम किसको दिए गए हैं? दादा भाई नौरोजी को। ये थोड़ी मुझसे गलती हो गई है। आप लोग चाहेंगे, यदि आप लोगों ने यदि प्रिंट आउट नहीं लिया है तो मैं अपडेटेड प्रिंट कॉपी डाल दूंगा पुराने वाली डिलीट करके, और जिसने यदि प्रिंट आउट ले लिया हो तो करेक्शन कर लीजिएगा। महाराष्ट्र का सुकरात बोला गया है महादेव गोविंद रानाडे को। जी राम, मैं डाल दूंगा, अभी डिलीट कर दूंगा, और आज ही अभी डाल दूंगा, थोड़ी देर में, तो जरा सा टाइम लगेगा। बंगाल का सुकरात बोला गया है किसको? हेनरी विवियन डेरेजियो को बोला गया है। दीन बंधु सीएफ एंड्रूज को बोला गया है। देश बंधु सीआर दास को बोला गया है। चित्तरंजन दास को, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के ये राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को बोला है। भारतीय क्रांतिकारियों की माता मैडम भीकाजी कामा को बोला गया है। कैम्ब्रिज के प्रथम भारतीय रैंगलर, अभी आपने देखा था आनंद मोहन बोस को, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर कलकत्ता में करी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है भारत में उग्रवाद का जनक, भारत का प्रथम राजनीतिक कैदी, भारतीय अशांति का जन्मदाता, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन, राष्ट्रवाद का जनक, पुनरुत्थान मूलक राष्ट्रवाद के पुरोधा, पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले भारत के प्रथम नेता, भारत का बेताज बादशाह। इतनी सारे टाइटल्स, इतनी सारी उपाधियां बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। इन सबको देख लीजिए। बंबई का बेताज बादशाह फिरोज शाह मेहता को कहा जाता है। बंगाल का बेताज बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बारदोली का सरदार महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल को, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, रानी गेंडुली को बोला गया, आप लोग पहले पढ़ चुके, रानी गिडालू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी, ये नागा कन्या थी। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को, बादशाह खान खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को ये टाइटल दिया गया है। खान बाबा भी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को बोला गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत एलन ऑक्टेन ह्यूम को बोला गया है जयचंद। याद रखना, साम्यवादी नेताओं के द्वारा, जो कम्युनिस्ट थे, जो साम्यवादी नेता थे, उनके द्वारा जयचंद की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी गई है। कम्युनिस्ट, उनसे बड़ा गद्दार दुनिया में कोई नहीं, वो सुभाष चंद्र बोस को जयचंद बोल रहे हैं साहब। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला कि मस्तिष्क से वामपंथी थे, दिल से गांधीवादी थे। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कुछ इस तरह की उपाधियां हैं जो आपने आज तक अपनी जिंदगी में सुनी भी नहीं होंगी। आत्मसजग क्रांतिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला गया। मैंने कहा ना, कभी नहीं सुनी होंगी आपने कुछ तो। गांधी का पांचवा पुत्र सेठ जमनालाल बजाज को, गुलाम नंबर 4 सेठ जमनालाल बजाज को। सेठ जमनालाल बजाज ने पहला गुलाम भारत को बोला, दूसरा गुलाम देशी रियासतों को बोला, दूसरा गुलाम, तीसरा गुलाम आपने सीकर को बोला, एवं चौथा गुलाम आपने स्वयं को बोला। कंफर्म करिएगा, क्या ये टाइटल्स, ये उपाधियां भी आपको समझ में आ गई हैं? बताइएगा साहब एक बार। जी कविता मैम। इसके बाद आज के चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है वो मैं लूंगा, और वो पोर्शन होगा आप लोगों का
प्रमुख कथन कथन, ये तो आपने बता दी थी सर पिछले चैप्टर में। अच्छा बता दिया तो बता दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, दोबारा पढ़ लो, कितना सा टाइम लगेगा। विवेकानंद ने कहा है कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु के समान है, हे भगवान मेरा देश इन सबसे कब मुक्त होगा। मैडम आपने ये पढ़ा था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान, आप सही बोल रही हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला, अरे रे रे अरे तो पगली मुझसे ही तो सुना आपने, सुमित्रा मैम। मैं समझ गया, कम्युनिस्ट टाइम पर आपने पढ़ा, जब मैंने कम्युनिस्ट पढ़ाया था आपको तब आपने सुना था। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। भारत भारतवासियों के लिए है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती को बोला गया। चलो मैं अब आपको कुछ शानदार उपाधियां बतलाता हूँ। याद रखना नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने, याद रखना महात्मा गांधी को पाकिस्तान का पिता बोला है। ये तो निश्चित तौर पर आप में से किसी ने आज तक नहीं सुना होगा, अब सुन लीजिए। मैंने हमारे आदरणीय बापू पे बहुत लंबा चौड़ा काम किया है, कुछ ऐसी बातें जिन्हें मैं आपके सामने रख भी नहीं सकता हूँ, वो सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन फिर भी एक झटका मैं आपको दिखा दूं जब गांधी जी को हम स्टार्ट करेंगे। सो अपने अंतिम वक्तव्य में जो 5 घंटे का अंतिम बयान था नाथूराम गोडसे का अंबाला जेल में, तब इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के पिता अवश्य हैं। मदन मोहन मालवीय ने, याद रखिएगा, कथन बोला था हिंदू, हिंदी एवं हिंद। ये बोला किसने? मदन मोहन मालवीय साहब ने। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने कहा कि बुरे से बुरा देशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बोला गया, याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो। विजेंद्र हैंड डाउन कर लीजिए अपना। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब तक इस देश में लाखों लोग अज्ञानी एवं भूखे हैं, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानूंगा जो इनकी कमाई पर शिक्षा प्राप्त करते हैं परंतु अब इनकी परवाह नहीं करते हैं। बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। अरविंद घोष ने कहा स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है। बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि भारत राष्ट्र एक वृक्ष है, इसका मूल तना स्वराज है एवं स्वदेशी तथा बहिष्कार इसकी 2 शाखाएं हैं। याद रखिएगा, ये तिलक ने कहा। लाला लाजपत राय ने कहा था ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था। वे इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि कोई भी शासन चाहे विदेशी हो या देशी हो बिना किसी दबाव के जनता की मांगों की पूर्ति नहीं करता है, अतः प्रेशर होना बेहद जरूरी है। ऐसा लाला लाजपत राय ने तब कहा जब उन्होंने सेफ्टी वॉल्व की विचारधारा प्रस्तुत करी थी। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सी राजगोपालाचारी ने कहा कि स्वराज आम जनता के लिए नहीं होना, सॉरी, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल विशिष्ट वर्गों के लिए नहीं। ये कथन किसका है? सी राजगोपालाचारी जी का। याद रखना, सी राजगोपालाचारी जी कौन है? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारत के एकमात्र एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल या ब्रिटिश भारत के, सॉरी, स्वतंत्र भारत के द्वितीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल। कल हम जो चैप्टर लेंगे
आप लोग देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस पिक्चर में आपको एलन ऑक्टेन ह्यूम भी नजर आ रहे हैं और महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध चरखा भी आपको नजर आ रहा है। ये चैप्टर बेहद बड़ा है, बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जिस रूप में मैं आपके सामने अगले अगली 2 क्लासेज में प्रस्तुत करूंगा, बुधवार और गुरुवार को, कोशिश करूंगा कि इन 2 दिनों में ये चैप्टर पूरा हो जाए। हालांकि चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लगभग अभी तक ज्यादा भी नहीं तो 80 पेज के लगभग तो मैं मैटर टाइप कर चुका हूँ। हालांकि मैटर कटेगा भी आप लोगों के लिए, तो काफी कम कर दूंगा मैं मैटर को। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि सारे अधिवेशन, इसके सारे जो महत्वपूर्ण कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जो अधिवेशन है, जो प्रस्ताव हैं, जो कथन, तमाम चीजें मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल मुझे बताइएगा, विजेंद्र, धर्मेंद्र, कविता, सुमित्रा एवं राम, ये क्लास कैसी लगी आपको? समझ में आया है या नहीं आया है? कंफर्म करिएगा एक बार। अच्छा मैडम, गलती हो गई, नहीं करूंगा, तुम पूरा ले लीजिएगा, पूरा पूरा मैटर आप लोग ले लीजिएगा। जी कविता, सुमित्रा, धर्मेंद्र, थैंक यू। ठीक है, क्या नाम है सुमित्रा, मैटर को मैं कम नहीं करूंगा, मैटर बहुत सारा है। और आप इसको बिल्कुल भी इस रूप में मत लीजिएगा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी हूं, लेकिन जो हकीकत है वो तो मैं आपके सामने रखूंगा। और क्योंकि मैं सिर्फ राष्ट्र की बात करूंगा, जो राष्ट्र के हित में है, जो राष्ट्र का पुजारी है, मैं उसका भक्त हूँ। चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। इसीलिए मेरा सच्चा नायक हमेशा एक फौजी होता है। ये चैप्टर पूरा होते ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरा होते ही, फिर इसके बाद मैं याद रखना लूंगा क्रांतिकारी आंदोलन। आप लोग जानते हो ये भी काफी बड़ा चैप्टर होगा, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। क्रांतिकारी आंदोलन, जितने भी भारत की क्रांतिकारी घटनाएं, क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, एक चैप्टर में हम 2 क्लासेस के अंदर पूरे पूरे को चिपका देंगे। ओहो, क्या बात है, सुमित्रा फुल फॉर्म में है और मेरे ही डायलॉग मुझे चिपका रही है। धन्यवाद सुमित्रा जी, थैंक यू वेरी मच मैम। तो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।